बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। देवर पोमोडोरो का शौकीन था। रोज कहता, भाभी आपकी खेती पर कब पोमोडोरो करूंगा। देवर को बच्चा समझकर चुप कर जाती और शौहर से भी शिकायत न करती। लेकिन कभी कभी रात को मुझे कुछ गलत होने का एहसास होता। एक रात आंख खुली तो होश उड़ गए। देवर पोमोडोरो। घर में काफी मेहमान आए हुए थे, लेकिन सब्जी खत्म हो चुकी थी। मैंने शौहर से कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं भी नहीं जा सकता, मिर्जा से कह दो। मैंने गली में झांक कर देखा तो सामने ही मिर्जा मुझे खेलता हुआ दिखाई दे गया। मैंने उसे बुलाया तो भागा चला आया। उसे सब्जी का बोला तो इस बात में सर हिलाकर चला गया। अब मैं काफी देर उसका इंतजार करती रही, तब जाकर वो वापस आया। जब मैंने देवर से सब्जी ली तो वो उलझा हुआ था। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, परेशान लग रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरे शौहर ने मुझे आवाज दे डाली और मैं कमरे में चली गई। वापस आई तो देवर वैसे ही उलझनज़दा हालत में किचन में बैठा था। अब मुझे तशवीश हुई कि इसे क्या हो गया है, क्यों ऐसे बैठा है। मैंने दोबारा से पूछा कि क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। तो वो जल्दी से बोला, भाभी मुझे पोमोडोरो दे दें। मैं उसे घूर कर रह गई और वहां से भगा दिया। वो भी चुपचाप चला गया और वापस गली में जाकर अपने खेल में मशगूल हो गया। मुझे देवर की बात सुनकर बहुत हंसी भी आई थी कि कैसी अजीब बातें करता है। खैर, खाने के लिए देर हो रही थी तो मैं उसमें मशगूल हो गई और अल्लाह अल्लाह करके जल्दी खाना तैयार हो गया। मेहमानों ने खाना खाया तो बहुत तारीफ की। तभी देवर भी आ गया और अपने खाने में मगन हो गया। जब मैंने सारे काम समेट लिए तो सोने के लिए चली गई। एक मर्तबा फिर से मेरे दिमाग में देवर की दोपहर को कही बात गूंजने लगी तो मुझे शदीद हंसी आई। मेरे शौहर ने मुझे हंसते हुए देख लिया और पूछा, क्यों अकेले अकेले हंस रही हो, हमें भी बताओ, हम भी शरीक हो जाते हैं। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपके भाई की बातों पर हंसी आ रही थी। बड़ी अजीबो गरीब बातें करता है। मैं तो हैरान हूँ कि वो ये सब सीखता कहाँ से है। शौहर ने हैरानी से पूछा, क्या बात कर दी उसने। तो मैंने बता दिया कि किचन में बैठा कहने लगा, मुझे पोमोडोरो दे दे। भाई ऐसे परेशान बैठा था कि मैं भी बौखला गई, मगर खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। मैंने उसे वहां से भगा दिया। अब देखें कैसे अजीब अजीब लफ्ज सीखकर बाहर से आता है। शौहर भी मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। मेरी बात पर कहने लगे, बच्चे ऐसे ही करते हैं, एक लफ्ज अगर कह सुन ले तो बस हर वक्त उसका इस्तेमाल करते नहीं थकते। तुम भी चलो आराम कर लो, थक गई होगी, मेहमान भी तो आए हुए थे। शौहर की याद दिलाने पर मुझे याद आया कि थकी तो मैं वाकई हुई थी। यही सोचकर किचन से आई थी कि बस लेटते ही सो जाऊंगी, मगर यहाँ आकर फिर बातों में मशगूल हो गई। मैं बिस्तर पर लेटी तो खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझ जैसी हकीर लड़की को कहाँ से कहाँ ला बिठाया था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी। हम तीन बहनें थीं और मैं सबसे छोटी। बड़ी बहन से तो अब्बा बहुत मोहब्बत करते थे। वो जो बात भी कहती अब्बा उसे पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते, फिर चाहे उन्हें जुआ लगाकर पैसे क्यों न जमा करने पड़ते। बड़ी बहन के बाद मेरी दूसरे नंबर वाली बहन से भी अब्बा थोड़ा बहुत नरम अंदाज ही रखते थे। ये बात मुझे अम्मा ने बताई थी, क्योंकि जब वो 2 साल की हुई तो नमूनिया की वजह से फौत हो गई। फिर मैं पैदा हुई। जितनी मोहब्बत अब्बा बाजी से करते थे, मुझसे उतनी ही बल्कि 2 गुना ज्यादा नफरत करते थे। मुझे हमेशा ये एतराज रहता कि अब्बा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। तो अम्मा मुझे समझाने बैठ जाती कि तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थक जाते हैं तभी गुस्सा करते हैं, वरना बाजी से ज्यादा वो तुम्हें चाहते हैं। सारी उम्र अम्मा ने ऐसी बातें करके मेरा दिल बहलाए रखा, और मैं दिल ही दिल में खुश भी बहुत होती थी कि अब्बा बाजी से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, वक्त के गुजरने के साथ साथ अब्बा के रवैये ने मुझ पर वाजे कर दिया कि उन्हें जितनी नफरत मुझसे है इस पूरी दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। मैं जब जब अब्बा के सामने जाती वो मुंह मोड़ कर बैठ जाते। अगर कुछ पकड़ाती तो मेरे हाथ से वो चीज न पकड़ते थे। एक रोज ऐसे ही बाजी ने अब्बा को खाना दिया कि आज सालन मुनीरा ने बनाया है, तो अब्बा ने वो सालन छू कर भी नहीं देखा और पानी के साथ रोटी खाकर उठ गए। ये सब देखकर तो मेरा दिल ही कट कर रह गया। मैं अब्बा से पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जब जब उन्हें सामने देखती तो मेरी हिम्मत खत्म हो जाती, पूरा जिस्म कांपने लगता था। अम्मा और बाजी दोनों ही मुझे अब्बा के साथ अच्छा ताल्लुक बनाने की नसीहत करती कि भाग भाग कर अब्बा के काम किया करो, देखना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और वो तुमसे भी मोहब्बत करने लगेंगे। इस बात पर मैं तिरछी नजरों से अम्मा को देखती तो वो रुख बदल जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो वो सब क्या था जो हमेशा आपने मुझे किस्से कहानियों की तरह घोल कर पिलाया कि तुम्हारे अब्बा बाजी से ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। अम्मा चुप कर जाती। बड़े होने के साथ साथ ये सब कुछ मुझे समझ आ गया कि मैं हमेशा अब्बा की नापसंदीदा क्यों रही हूँ। अब्बा को बेटा चाहिए था। जब बड़ी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि पहला पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की सभी पसंद करते हैं।
सुबाजी की किस्मत अच्छी थी कि वो पहली औलाद थी। दूसरी बेटी हुई तो शायद अब्बा जी ने उस पर भी सब्र कर लिया था, मगर अंदर ही अंदर परेशान भी थे। लेकिन जब तीसरी बार औलाद होने वाली थी तो अब्बा को यकीन था कि इस मर्तबा हर सूरत बेटा होगा। उनका यकीन जिस कदर अटल था उसी कदर टूट भी गया, क्योंकि बेटे की जगह मैं जो इस दुनिया में आ गई थी। अब्बा ने बचपन में कभी भी मुझे गोद में नहीं उठाया था। ना ही मैंने कोई ऐसा पल गुजारा कि अब्बा मुझसे नरमी से बात कर रहे हों। मेरी तो हसरत ही रही। बचपन में मैं अब्बा के पीछे बहुत ज्यादा भागा करती थी, मगर बड़े होने के साथ साथ अकल भी आ गई और मैं अपनी जगह रुक कर सब कुछ देखने लगी। बाजी की शादी का वक्त आया तो अब्बा ने पैसे ना होने के बावजूद उधार वगैरह लेकर किसी तरह हल्का फुल्का ब्याह कर दिया। अपनी बसात के मुताबिक थोड़ा बहुत जहेज भी दिया था। पीछे बची मैं। मेरे लिए कोई रिश्ता भी आता तो उसमें दिलचस्पी लेने से साफ इनकार कर देते और अम्मा से कहते कि तुम ही देख लो, ये रिश्ता ये जो भी घर मिले, जैसे भी मिले, इसे जल्द से जल्द रुखसत करो। उन्हें मेरे होने से वहशत होती थी, लेकिन अम्मा तो मुझसे मोहब्बत करती थी। ऐसे ही बगैर सोचे समझे किसी को भी हाँ नहीं किया था। फिर वाजिद का रिश्ता आया जिन्हें जहेज नहीं चाहिए था। उनके वालदैन हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। उन्हें अपने घर को चलाने वाली लड़की चाहिए थी। वाजिद और उनका छोटा भाई बस यही दो फर्द थे घर के। अम्मा ने इससे बेहतर रिश्ता मेरे लिए कोई देखा नहीं था और पहली मर्तबा मैं ही उन्हें हाँ कह दी। अगले जुमे बड़ी सादगी से निकाह हो गया। अब्बा तो मेरे उस निकाह में भी शामिल नहीं थे। ये शुक्र है वाजिद ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह से हमारे घर का भी भरम रह गया। मैं जुम्मे के रोज दो जोड़े कपड़ों में रुखसत होकर वाजिद के घर आ गई। अब मुझे इस घर पर मेहनत करनी थी, इसे अपना बनाना था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो जहाँ सब मोहब्बत करने वाले हों, और ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी। वाजिद मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मैंने ऐसा मर्द अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मिर्ज़ा भी बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 12-13 साल होगी। वो मुझे बिल्कुल अपने बेटों के मानंद लगता था। शादी के बाद मुझे लगा कि जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, और ऐसा ही था। मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ये थी कि शादी के 2 साल बाद भी बच्चे न हुए तो डॉक्टर को जाकर दिखाया। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर किसी कयामत की मानंद मेरे सर पर टूटी थी। मेरे पास तो कोई तसल्ली दिलासा देने वाला भी नहीं था। मैंने ये खबर अपने शौहर से छुपा ली, मगर हर वक्त परेशान रहती। मेरे पट्टे खिंचे रहते। वाजिद ने बिलाखिर एक दिन पूछ ही लिया कि तुम इतनी घबराई घबराई और अफसरदा क्यों रहती हो, कोई परेशानी है क्या? मैंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो फिर भी इसरार करते रहे। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, जो परेशानी है खुलकर बताओ, हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। बिलाखिर मैंने बता ही दिया कि आखिर ये बात भला कब तक छुपा सकती थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे तंज करेंगे, मजाक उड़ाती निगाहों से देखेंगे, या अगर ज्यादा ही शदीद रद्द अमल दिया तो ये सुनते ही तलाक दे देंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये सच उन्हें बताना था। छुपा नहीं सकती थी, सो बता दिया। मैंने डरते डरते उन्हें देखा तो वो चुप थे, बिल्कुल चुप। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने पूछा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, जबकि आपको तो चीखना चिल्लाना चाहिए था। मगर उन्होंने नफी में सर हिलाकर मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अगर तुम्हारे इख्तियार में होता तो तुम कभी भी खुद के लिए ऐसा ना चाहती। मैंने तुमसे शादी की है, मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। तुम भले जैसी भी हो लेकिन मेरी बीवी हो। अब मैं तुम्हें तलाक देकर या मार पीट कर इस होनी को बदल तो नहीं सकता। बस हमारे लिए यही बेहतर है कि अल्लाह की रजा में सब्र कर ले। अगर नसीब में हुआ तो मौजे भी इसी दुनिया में होते हैं। मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझसे ये अल्फाज कहे हैं, वो भी इतनी नरमी और मोहब्बत से। मैं धाड़े मार मार कर रोते हुए उनके गले से लग गई, और वो भी रो रहे थे। उस दिन के बाद हम दोनों ने सब्र ही कर लिया। वाजिद की आला ज़रफ़ी कि उन्होंने उस दिन के बाद कभी इस मुतालिक बात भी नहीं की। अगर मैं कभी बच्चों की हसरत करती तो वो मुझे घुमाने बाहर ले जाते, या जिस भी तरह मुमकिन होता मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते थे। मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। बस उस दिन के बाद मैंने देवर को अपना बेटा मानना शुरू कर दिया। जहां तक मुमकिन होता उसका ख्याल रखती। अक्सर वो उल्टी पुल्टी शरारतें भी करता तो उसे वाजिद की डांट से बचा लेती थी। मैं और मिर्ज़ा बहुत करीब हो गए थे। वो भी मेरी बहुत इज्जत करता था। मिर्ज़ा को हमने स्कूल में दाखिल करवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था। पहले भी कई मरतबा स्कूल छोड़ चुका था, मगर मेरे कहने के बावजूद वो पढ़ाई की तरफ नहीं आता था। एक दिन वाजिद घर पर नहीं थे तो मैंने मिर्ज़ा को पास बिठाया और कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं? ऐसे फारिग बैठकर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वो नफी में सर हिलाकर बोला, फारिग नहीं रहूंगा, काम करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कौन है जो फारिग रहकर काम करे, पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई कारोबार भी ना आता हो। मगर देवर बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था।
वो पुरसकून लहजे में बोला, आपकी खेती पर पोमोडोरो काश्त करूंगा, वो किस दिन काम आएगी। इतना बोलकर देवर तो वहां से उठकर चला गया, जबकि मैं पीछे धक से रह गई कि ये क्या बात करके गया है। इसकी इतनी जुर्रत कि अपने मुंह से ही सब बोल कर गया है। उस वक्त मुझे सब कुछ भूल गया कि मैं मिर्जा को अपना बेटा समझती थी। उसकी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं काफी देर बैठी उसकी इस बात पर गौर करती रही, लेकिन उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि ये छोटा है, बच्चा है, ना समझी में कह दिया होगा। वैसे भी बच्चों के तो बड़े अजीबो गरीब शौक होते हैं। कोई पायलट बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन अगर कोई पूछे कि मिर्जा बड़ा होकर क्या करेगा, तो उसे ये क्या जवाब देगा कि पोमोडोरो काश्त करूंगा। ये सोचते जितना भी गुस्सा था वो खत्म हो गया और मैं मुस्कुरा दी। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आई थी। बाकी दिन में बिल्कुल नॉर्मल रही। देवर भी बड़ा खुशबाश था। उन्हीं दिनों अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी और वाजिद मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उस पर हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद बताया कि मैं हामला हूँ। ये ऐसी खबर थी कि जिसकी उम्मीद हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल खत्म कर चुके थे। फिर अचानक से मेरा हामला हो जाना किसी मौजे से कम नहीं था। वाजिद तो बेहद खुश थे। उसी दिन मुझे बाजार लेकर गए और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। मेरा देवर भी चहक रहा था कि मेरा भाई आएगा, जबकि मैं तो अभी तक हैरत के अथाह समंदर में घिरी हुई थी। जिंदगी अचानक से इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी के साथ गम भी आता है, तो शादी के बाद मैं अपने मैके कभी नहीं गई थी। कभी कभार अगर अम्मा का दिल चाहता तो वो वहीं मेरे ससुराल आकर मुझसे मिलकर वापस चली जाती थी। बाजी भी दूसरे मुल्क जा चुकी थी। रहे अब्बा तो उन्होंने मुझे रुखसत करते साथ ही कसम खाई थी कि दोबारा मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, और ऐसा ही हुआ था। जब मुझे अपने हामला होने की खुशखबरी मिली थी तो साथ ही ये खबर भी मिल गई कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। उस रोज मैं बहुत रोई, क्योंकि सारी उम्र मैं अब्बा की मोहब्बत के लिए तरसती रही थी। लेकिन मेरे नसीबों में तो लिखा ही नहीं था कि मैं कभी एक आधा भी अच्छा जुमला अब्बा के मुंह से सुन सकूं। अब सब्र करना ही था और मैंने वही किया। खैर जिंदगी दोबारा से पुरानी डगर पर आ गई थी। देवर और शौहर दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज देवर ने फिर से वही कहा जो कुछ माह पहले कहा था कि मैं पोमोडोरो की काश करना चाहता हूँ। इस मर्तबा भी मैंने उसे नजरअंदाज किया कि बच्चा है, समझ जाएगा। अब अक्सर ही वो ये बात करता, मगर मैं नजरअंदाज ही करती थी। जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो एक रोज देवर ने उसे गोद में उठाया हुआ था और बड़ा लहक लहक कर उसे कुछ सिखा रहा था। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत आई। मिर्जा को इस तरह मेरे बेटे को कुछ सिखाता देख मेरे पास आई और बोली, ये क्या पटियां पढ़ा रहा है भतीजे को। मैं मुस्कुरा दी और कहा, अपनी पसंद सिखा रहा है। पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। तभी मिर्जा भी वहां पर आ गया और कहा, आंटी क्या मतलब नहीं, बल्कि पोमोडोरो मुझे बहुत पसंद है। पड़ोसन ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या बोल रहा है, वो क्या होता है भला। मैं हंस दी और कहा, बाजी टमाटर को कहते हैं, बच्चा है ना, बचपन में कहीं बाहर से ये नाम सुन लिया, तब से टमाटर को टमाटर नहीं बल्कि पोमोडोरो कहता है। पड़ोसन भी हंसने लगी तो मिर्जा कहने लगा, आंटी हंसे मत, देखिएगा मैं पोमोडोरो की काश्त करूंगा। इसके बाद पड़ोसन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चली गई। लेकिन मेरे दिल में अजीब से वहम आ चुके थे, क्योंकि वाजिद की थोड़ी सी जमीन थी। देवर उसी पर टमाटरों की काश्त करना चाहता था और ये उसका बचपन का ख्वाब था। लेकिन मैं परेशान इस वजह से थी कि कहीं ये वो जमीन हथियार न ले। अब तो मेरी औलाद भी थी, कल को उसके लिए भी तो कुछ छोड़ना था ना। मैं परेशानी में रही मगर शौहर को कुछ नहीं बताया। जमीन वैसे भी खाली पड़ी थी। एक रोज रात को मुझे कुछ अजीब सा लगा। वाजिद भी घर पर नहीं थे। मैंने देखा तो मिर्जा मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि रात के इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा है। उसने तो आज घर नहीं आना था, बोला था कि काम से जा रहा हूँ। फिर इतनी देर में वो मेरे करीब पहुंच गया और मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया, साथ ही जेब में से पैसों की गट्ठी निकालकर मेरी हथेली पर रख दी। मैंने हैरान होते हुए पूछा, ये क्या है, तो वो धीरे से बोला, भाभी आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैंने आपकी और भाई की जमीन पर पोमोडोरो की काश की थी और उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। आज मैंने सारे पोमोडोरो बेच दिए हैं, तो ये उनकी कमाई आपकी हथेली पर रख रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपका हक है। ये सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि जब पहली बार मैंने उसे अपना बेटा बनाया था तो आज के दिन उसने साबित कर दिया था कि वो वाकई मेरा बेटा है। पहली मर्तबा उस दिन सब्जी में से उसने टमाटर मांगे थे, जिन्हें वो पोमोडोरो कहकर पुकार रहा था, तो आज उन्हीं टमाटरों को बेचकर कमाई मेरी हथेली पर रख रहा था। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने वाजिद को कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना मैं हमेशा के लिए बुरी पड़ जाती। घर में काफी मेहमान आए हुए थे, लेकिन सब्जी खत्म हो चुकी थी। मैंने शौहर से कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं भी नहीं जा सकता, मिर्जा से कह दो।
میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو سامنے ہی مرزا مجھے کھیلتا ہوا دکھائی دے گیا۔ میں نے اسے بلایا تو بھاگا چلا آیا۔ اسے سبزی کا بولا تو اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ اب میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، تب جا کر وہ واپس آیا۔ جب میں نے دیور سے سبزی لی تو وہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، پریشان لگ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میرے شوہر نے مجھے آواز دے ڈالی اور میں کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو دیور ویسے ہی الجھن زدہ حالت میں کچن میں بیٹھا تھا۔ اب مجھے تشویش ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے بیٹھا ہے۔ میں نے دوبارہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کن سوچوں میں گم ہو، تو وہ جلدی سے بولا، بھابی مجھے پوموڈورو دے دیں۔ میں اسے گھور کر رہ گئی اور وہاں سے بھگا دیا۔ وہ بھی چپ چاپ چلا گیا اور واپس گلی میں جا کر اپنے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ مجھے دیور کی بات سن کر بہت ہنسی بھی آئی تھی کہ کیسی عجیب باتیں کرتا ہے۔ خیر کھانے کے لیے دیر ہو رہی تھی تو میں اس میں مشغول ہو گئی اور اللہ اللہ کر کے جلدی کھانا تیار ہو گیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا تو بہت تعریف کی۔ تبھی دیور بھی آ گیا اور اپنے کھانے میں مگن ہو گیا۔ جب میں نے سارے کام سمیٹ لیے تو سونے کے لیے چلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے میرے دماغ میں دیور کی دوپہر کو کہیں بات گونجنے لگی تو مجھے شدید ہنسی آئی۔ میرے شوہر نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھا، کیوں اکیلے اکیلے ہنس رہی ہو؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس آپ کے بھائی کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ وہ یہ سب سیکھتا کہاں سے ہے۔ شوہر نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات کر دی اس نے؟ تو میں نے بتا دیا کہ کچن میں بیٹھا کہنے لگا، مجھے پوموڈورو دے دیں۔ بھائی ایسے پریشان بیٹھا تھا کہ میں بھی بوکھلا گئی، مگر کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اب دیکھیں کیسے عجیب عجیب لفظ سیکھ کر باہر سے آتا ہے۔ شوہر بھی مسلسل مسکرا رہے تھے۔ میری بات پر کہنے لگے، بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ایک لفظ اگر کہہ سن لیں تو بس ہر وقت اس کا استعمال کرتے نہیں تھکتے۔ تم بھی چلو آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، مہمان بھی تو آئے ہوئے تھے۔ شوہر کی یاد دلانے پر مجھے یاد آیا کہ تھکی تو میں واقعی ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر کچن سے آئی تھی کہ بس لیٹتے ہی سو جاؤں گی، مگر یہاں آ کر پھر باتوں میں مشغول ہو گئی۔ میں بستر پر لیٹی تو خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھ جیسی حقیر لڑکی کو کہاں سے کہاں لا بٹھایا تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی۔ بڑی بہن سے تو ابا بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جو بات بھی کہتی ابا اسے پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، پھر چاہے انہیں جوا لگا کر پیسے کیوں نہ جمع کرنے پڑتے۔ بڑی بہن کے بعد میری دوسرے نمبر والی بہن سے بھی ابا تھوڑا بہت نرم انداز ہی رکھتے تھے۔ یہ بات مجھے اماں نے بتائی تھی، کیونکہ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو نمونیا کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ جتنی محبت ابا باجی سے کرتے تھے مجھ سے اتنی ہی بلکہ 2 گنا زیادہ نفرت کرتے تھے۔ مجھے ہمیشہ یہ اعتراض رہتا کہ ابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، تو اماں مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ تمہارے ابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن تھک جاتے ہیں تبھی غصہ کرتے ہیں، ورنہ باجی سے زیادہ وہ تمہیں چاہتے ہیں۔ ساری عمر اماں نے ایسی باتیں کر کے میرا دل بہلائے رکھا، اور میں دل ہی دل میں خوش بھی بہت ہوتی تھی کہ ابا باجی سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کے رویے نے مجھ پر واضح کر دیا کہ انہیں جتنی نفرت مجھ سے ہے اس پوری دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتی۔ میں جب جب ابا کے سامنے جاتی وہ منہ موڑ کر بیٹھ جاتے، اگر کچھ پکڑاتی تو میرے ہاتھ سے وہ چیز نہ پکڑتے تھے۔ ایک روز ایسے ہی باجی نے ابا کو کھانا دیا کہ آج سالن منیرا نے بنایا ہے، تو ابا نے وہ سالن چھو کر بھی نہیں دیکھا اور پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اٹھ گئے۔ یہ سب دیکھ کر تو میرا دل ہی کٹ کر رہ گیا۔ میں ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن جب جب انہیں سامنے دیکھتی تو میری ہمت ختم ہو جاتی، پورا جسم کانپنے لگتا تھا۔ اماں اور باجی دونوں مجھے ابا کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی نصیحت کرتی کہ بھاگ بھاگ کر ابا کے کام کیا کرو، دیکھنا ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ تم سے بھی محبت کرنے لگیں گے۔ اس بات پر میں ترچھی نظروں سے اماں کو دیکھتی تو وہ رخ بدل جاتی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو وہ سب کیا تھا جو ہمیشہ آپ نے مجھے قصے کہانیوں کی طرح گھول کر پلایا کہ تمہارے ابا باجی سے زیادہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اماں چپ کر جاتی۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں ہمیشہ ابا کی ناپسندیدہ کیوں رہی ہوں۔ ابا کو بیٹا چاہیے تھا۔ جب بڑی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ پہلا پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سبھی پسند کرتے ہیں۔ سباجی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پہلی اولاد تھی۔ دوسری بیٹی ہوئی تو شاید ابا جی نے اس پر بھی صبر کر لیا تھا، مگر اندر ہی اندر پریشان بھی تھے۔ لیکن جب تیسری بار اولاد ہونے والی تھی تو ابا کو یقین تھا کہ اس مرتبہ ہر صورت بیٹا ہوگا۔ ان کا یقین جس قدر اٹل تھا اسی قدر ٹوٹ بھی گیا، کیونکہ بیٹے کی جگہ میں جو اس دنیا میں آ گئی تھی۔ ابا نے بچپن میں کبھی بھی مجھے گود میں نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی میں نے کوئی ایسا پل گزارا کہ ابا مجھ سے نرمی سے بات کر رہے ہوں۔ میری تو حسرت ہی رہی۔ بچپن میں ابا کے پیچھے بہت زیادہ بھاگا کرتی تھی۔
मगर बड़े होने के साथ साथ अकल भी आ गई और मैं अपनी जगह रुक कर सब कुछ देखने लगी। बाजी की शादी का वक्त आया तो अब्बा ने पैसे ना होने के बावजूद उधार वगैरह लेकर किसी तरह हल्का फुल्का ब्याह कर दिया। अपनी बसात के मुताबिक थोड़ा बहुत जहेज भी दिया था। पीछे बची मैं। मेरे लिए कोई रिश्ता भी आता तो उसमें दिलचस्पी लेने से साफ इनकार कर देते और अम्मा से कहते कि तुम ही देख लो, ये रिश्ता या जो भी घर मिले, जैसे भी मिले, इसे जल्द से जल्द रुखसत करो। उन्हें मेरे होने से वहशत होती थी, लेकिन अम्मा तो मुझसे मोहब्बत करती थी। ऐसे ही बगैर सोचे समझे किसी को भी हाँ नहीं किया था। फिर वाजिद का रिश्ता आया जिन्हें जहेज नहीं चाहिए था। उनके वालिदैन हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। उन्हें अपने घर को चलाने वाली लड़की चाहिए थी। वाजिद और उनका छोटा भाई बस यही दो फर्द थे घर के। अम्मा ने इससे बेहतर रिश्ता मेरे लिए कोई देखा नहीं था और पहली मर्तबा मैं ही उन्हें हाँ कह दी। अगले जुमे बड़ी सादगी से निकाह हो गया। अब्बा तो मेरे उस निकाह में भी शामिल नहीं थे। ये शुक्र है वाजिद ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह से हमारे घर का भी भरम रह गया। मैं जुम्मे के रोज 2 जोड़े कपड़ों में रुखसत होकर वाजिद के घर आ गई। अब मुझे इस घर पर मेहनत करनी थी, इसे अपना बनाना था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो जहाँ सब मोहब्बत करने वाले हों, और ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी। वाजिद मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मैंने ऐसा मर्द अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मिर्ज़ा भी बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 12-13 साल होगी। वो मुझे बिल्कुल अपने बेटों के मानंद लगता था। शादी के बाद मुझे लगा कि जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, और ऐसा ही था। मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ये थी कि शादी के 2 साल बाद भी बच्चे न हुए तो डॉक्टर को जाकर दिखाया। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर किसी कयामत की मानंद मेरे सर पर टूटी थी। मेरे पास तो कोई तसल्ली दिलासा देने वाला भी नहीं था। मैंने ये खबर अपने शौहर से छुपा ली, मगर हर वक्त परेशान रहती। मेरे पट्टे खिंचे रहते। वाजिद ने बिलाखिर एक दिन पूछ ही लिया कि तुम इतनी घबराई घबराई और अफसरदा क्यों रहती हो, कोई परेशानी है क्या? मैंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो फिर भी इसरार करते रहे। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, जो परेशानी है खुलकर बताओ, हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। बिलाखिर मैंने बता ही दिया कि आखिर ये बात बलक कब तक छुपा सकती थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे तंज करेंगे, मजाक उड़ाती निगाहों से देखेंगे, या अगर ज्यादा ही शदीद रद्द अमल दिया तो ये सुनते ही तलाक दे देंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये सच उन्हें बताना था। छुपा नहीं सकती थी, सो बता दिया। मैंने डरते डरते उन्हें देखा तो वो चुप थे, बिल्कुल चुप। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने पूछा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, जबकि आपको तो चीखना चिल्लाना चाहिए था। मगर उन्होंने नफी में सर हिलाकर मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अगर तुम्हारे इख्तियार में होता तो तुम कभी भी खुद के लिए ऐसा ना चाहती। मैंने तुमसे शादी की है, मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। तुम भले जैसी भी हो लेकिन मेरी बीवी हो। अब मैं तुम्हें तलाक देकर या मार पीट कर इस होनी को बदल तो नहीं सकता। बस हमारे लिए यही बेहतर है कि अल्लाह की रजा में सब्र कर ले। अगर नसीब में हुआ तो मौजे भी इसी दुनिया में होते हैं। मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझसे ये अल्फाज कहे हैं, वो भी इतनी नरमी और मोहब्बत से। मैं धाड़े मार मार कर रोते हुए उनके गले से लग गई, और वो भी रो रहे थे। उस दिन के बाद हम दोनों ने सब्र ही कर लिया। वाजिद की आला ज़रफ़ी कि उन्होंने उस दिन के बाद कभी इस मुतालिक बात भी नहीं की। अगर मैं कभी बच्चों की हसरत करती तो वो मुझे घुमाने बाहर ले जाते, या जिस भी तरह मुमकिन होता मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते थे। मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। बस उस दिन के बाद मैंने देवर को अपना बेटा मानना शुरू कर दिया। जहां तक मुमकिन होता उसका ख्याल रखती। अक्सर वो उल्टी फुल्टी शरारतें भी करता तो उसे वाजिद की डांट से बचा लेती थी। मैं और मिर्ज़ा बहुत करीब हो गए थे। वो भी मेरी बहुत इज्जत करता था। मिर्ज़ा को हमने स्कूल में दाखिल करवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था। पहले भी कई मरतबा स्कूल छोड़ चुका था, मगर मेरे कहने के बावजूद वो पढ़ाई की तरफ नहीं आता था। एक दिन वाजिद घर पर नहीं थे तो मैंने मिर्ज़ा को पास बिठाया और कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं? ऐसे फारिग बैठकर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वो नफी में सर हिलाकर बोला, फारिग नहीं रहूंगा, काम करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा कौन है जो फारिग रहकर काम करे, पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई कारोबार भी ना आता हो। मगर देवर बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था। वो पुरसकून लहजे में बोला, आपकी खेती पर पोमोडोरो काश्त करूंगा, वो किस दिन काम आएगी? इतना बोलकर देवर तो वहां से उठकर चला गया, जबकि मैं पीछे धक से रह गई कि ये क्या बात करके गया है। इसकी इतनी जुर्रत कि अपने मुंह से ही सब बोल कर गया है। उस वक्त मुझे सब कुछ भूल गया कि मैं मिर्जा को अपना बेटा समझती थी। उसकी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं काफी देर बैठी उसकी इस बात पर गौर करती रही, लेकिन उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि ये छोटा है, बच्चा है, ना समझी में कह दिया होगा। वैसे भी बच्चों के तो बड़े अजीबो गरीब शौक होते हैं,
कोई पायलट बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन अगर कोई पूछे कि मिर्जा बड़ा होकर क्या करेगा, तो उसे ये क्या जवाब देगा कि पोमोडोरो काश्त करूंगा। ये सोचती जितना भी गुस्सा था वो खत्म हो गया और मैं मुस्कुरा दी। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आई थी। बाकी दिन में बिल्कुल नॉर्मल रही। देवर भी बड़ा खुशबाश था। उन्हीं दिनों अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी और वाजिद मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उस पर हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद बताया कि मैं हामला हूँ। ये ऐसी खबर थी कि जिसकी उम्मीद हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल खत्म कर चुके थे। फिर अचानक से मेरा हामला हो जाना किसी मौजे से कम नहीं था। वाजिद तो बेहद खुश थे। उसी दिन मुझे बाजार लेकर गए और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। मेरा देवर भी चहक रहा था कि मेरा भाई आएगा, जबकि मैं तो अभी तक हैरत के अथाह समंदर में घिरी हुई थी। जिंदगी अचानक से इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी के साथ गम भी आता है, तो शादी के बाद मैं अपने मैके कभी नहीं गई थी। कभी कभार अगर अम्मा का दिल चाहता तो वो वहीं मेरे ससुराल आकर मुझसे मिलकर वापस चली जाती थी। बाजी भी दूसरे मुल्क जा चुकी थी। रहे अब्बा तो उन्होंने मुझे रुखसत करते साथ ही कसम खाई थी कि दोबारा मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, और ऐसा ही हुआ था। जब मुझे अपने हामला होने की खुशखबरी मिली थी तो साथ ही ये खबर भी मिल गई कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। उस रोज मैं बहुत रोई, क्योंकि सारी उम्र मैं अब्बा की मोहब्बत के लिए तरसती रही थी। लेकिन मेरे नसीबों में तो लिखा ही नहीं था कि मैं कभी एक आधा भी अच्छा जुमला अब्बा के मुंह से सुन सकूं। अब सब्र करना ही था और मैंने वही किया। खैर जिंदगी दोबारा से पुरानी डगर पर आ गई थी। देवर और शौहर दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज देवर ने फिर से वही कहा जो कुछ माह पहले कहा था कि मैं पोमोडोरो की काश करना चाहता हूँ। इस मर्तबा भी मैंने उसे नजरअंदाज किया कि बच्चा है, समझ जाएगा। अब अक्सर ही वो ये बात करता, मगर मैं नजरअंदाज ही करती थी। जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो एक रोज देवर ने उसे गोद में उठाया हुआ था और बड़ा लहक लहक कर उसे कुछ सिखा रहा था। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत आई। मिर्जा को इस तरह मेरे बेटे को कुछ सिखाता देख मेरे पास आई और बोली, ये क्या पटियां पढ़ा रहा है भतीजे को। मैं मुस्कुरा दी और कहा, अपनी पसंद सिखा रहा है। पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। तभी मिर्जा भी वहां पर आ गया और कहा, आंटी क्या मतलब नहीं, बल्कि पोमोडोरो मुझे बहुत पसंद है। पड़ोसन ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या बोल रहा है, वो क्या होता है भला। मैं हंस दी और कहा, बाजी टमाटर को कहते हैं, बच्चा है ना, बचपन में कहीं बाहर से ये नाम सुन लिया, तब से टमाटर को टमाटर नहीं बल्कि पोमोडोरो कहता है। पड़ोसन भी हंसने लगी तो मिर्जा कहने लगा, आंटी हंसे मत, देखिएगा मैं पोमोडोरो की काश्त करूंगा। इसके बाद पड़ोसन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चली गई। लेकिन मेरे दिल में अजीब से वहम आ चुके थे, क्योंकि वाजिद की थोड़ी सी जमीन थी। देवर उसी पर टमाटरों की काश्त करना चाहता था और ये उसका बचपन का ख्वाब था। लेकिन मैं परेशान इस वजह से थी कि कहीं ये वो जमीन हथियार न ले। अब तो मेरी औलाद भी थी, कल को उसके लिए भी तो कुछ छोड़ना था ना। मैं परेशानी में रही मगर शौहर को कुछ नहीं बताया। जमीन वैसे भी खाली पड़ी थी। एक रोज रात को मुझे कुछ अजीब सा लगा। वाजिद भी घर पर नहीं थे। मैंने देखा तो मिर्जा मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि रात के इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा है। उसने तो आज घर नहीं आना था, बोला था कि काम से जा रहा हूँ। फिर इतनी देर में वो मेरे करीब पहुंच गया और मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया, साथ ही जेब में से पैसों की गट्ठी निकालकर मेरी हथेली पर रख दी। मैंने हैरान होते हुए पूछा, ये क्या है, तो वो धीरे से बोला, भाभी आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं मौजरत करता हूँ, लेकिन मैंने आपकी और भाई की जमीन पर पोमोडोरो की काश की थी और उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। आज मैंने सारे पोमोडोरो बेच दिए हैं, तो ये उनकी कमाई आपकी हथेली पर रख रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपका हक है। ये सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि जब पहली बार मैंने उसे अपना बेटा बनाया था तो आज के दिन उसने साबित कर दिया था कि वो वाकई मेरा बेटा है। पहली मर्तबा उस दिन सब्जी में से उसने टमाटर मांगे थे, जिन्हें वो पोमोडोरो कहकर पुकार रहा था, तो आज उन्हीं टमाटरों को बेचकर कमाई मेरी हथेली पर रख रहा था। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने वाजिद को कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना मैं हमेशा के लिए बुरी पड़ जाती।